हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश से लेखपाल, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट और इसके साथ ही यूपी SI लेखपाल वीडियो यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NGT ने गंगा नदी में प्रयागराज और हल्दिया के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। इस जलमार्ग को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस PDF में हमने नवंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध स्थल व इलाकों के नाम परिवर्तित किए गए? तो अभी जो है प्रयागराज के कुछ प्रसिद्ध स्थल व इलाकों के नाम जो है परिवर्तित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट होगा। और ध्यान रखना, ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की? तो अभी जो है दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE किस भारतीय को दिया गया? तो ये दिया गया है गुरुस्वामी कृष्ण मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया है अविनाश सेबल ने। अगला क्वेश्चन है, किस दिवंगत भारतीय फोटोग्राफर को वर्ष 2022 में पुलित्जर अवार्ड मिला? तो अभी जो है 4 भारतीय जो पत्रकार हैं उनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। उनमें से जो दानिश सिद्दीकी हैं इन्हें जो है मरणोपरांत दिया गया। तो इनका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दानिश सिद्दीकी को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो जो है ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे जिन्होंने इस्तीफा दिया। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अजय कुमार मिश्रा को। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसके तहत उन्हें न सिर्फ सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करना होता है बल्कि उन्हें CRPC अवमानना कानून का भी निर्वहन करना होता है। साथ ही अन्य कानूनी दायित्व भी निभाने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में जो अजय कुमार मिश्रा हैं इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कराता है? तो ध्यान रखना है, राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं।
ठीक, यहाँ से ये बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है तो महाधिवक्ता होता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल। और दोस्तों ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही जो है ये कार्य करते हैं। और इसका आर्टिकल ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। दोस्तों यहीं से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है तो वो होते हैं महान्यायवादी, और यहाँ पर राज्य की बात है तो ये होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं। और दोस्तों जो महान्यायवादी होते हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत 76 के तहत जो है महान्यायवादी से संबंधित होता है। ठीक, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार मिश्रा को। और किस अनुच्छेद के तहत ये नियुक्त किए जाते हैं तो 165 के तहत। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ ये इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखने हैं कि मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए थे सतीश महाना को, इनका नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है तो कुंवर मानवेंद्र सिंह जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में तो ओम बिरला है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमना। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। भारतीय जल सेना के अध्यक्ष कौन है तो एडमिरल R हरि कुमार, ये वर्तमान में भारतीय जल सेना के यानी चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, चीफ एयरफोर्स के कौन है तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो है ये एयरफोर्स के चीफ हैं। अगला आपको ध्यान रखना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में बनाए गए थे सुमन बेरी, इनका नाम ध्यान रखना है। और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और इसरो के अध्यक्ष ये भी हाल ही में नए बनाए गए थे तो S सोमनाथ जो है ये इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये सभी नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करने का फैसला लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C 24 पदों पर। राज्य मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सीधे 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 की घोषणा के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। दोस्तों ये 24 पद जो है वो कौन कौन से हैं तो ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह, पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन और राजस्व जैसे 9 अलग अलग विभागों के हैं। यानी ये 9 अलग अलग विभाग हैं जिनमें से ये 24 पद जो है इसके तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी पद लोक सेवा आयोग के दायरे में हैं और नियुक्तियां आयोग की सहमति के बाद की जाएगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम 1954 अधिनियम के आवश्यकता संशोधन किए हैं। तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 की घोषणा के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके तहत क्या है कि इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेता हैं उन्हें जो है 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब ये जो 24 राजपत्रित पद होंगे वो कौन कौन से विभाग में होंगे तो यहाँ पर आपने देखा ये 9 विभाग हैं जिनमें से ये 24 पद होंगे। अब दोस्तों पद कौन कौन से होंगे तो ये अगर देखें तो दोस्तों इन पदों में BDO है, BSA है, DPRO, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार और डिप्टी SP शामिल है। इसी तरह से और भी जो है पद हैं। तो ये प्रमुख पद हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को इसके तहत नियुक्ति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में किस विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A भातखंडे संगीत महाविद्यालय को। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को अपनाकर भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 6 जनवरी 2022 को अध्यादेश जारी किया गया था। संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय वर्तमान में शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विषय में शिक्षण के लिए स्थापित है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भातखंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अगर पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को जो है सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो आंसर हो जाएगा भातखंडे संगीत महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिड़ला ने। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट शुरू की है। कलम का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना तथा अनुभवी और युवा लेखकों व कवियों को उनकी लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति प्रेम के बारे में बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कलम वेबसाइट जो है हाल ही में किसने लॉन्च की है। तो ध्यान रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिड़ला, उन्होंने कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। दोस्तों ये जो कलम वेबसाइट शुरू की गई है ये प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है। तो प्रभा खेतान फाउंडेशन क्या है? तो दोस्तों ये 1980 के दशक में जो प्रभा खेतान फाउंडेशन है ये 1980 के दशक में स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा खेतान द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। इसका काम क्या है? तो ये जो है हिंदी भाषा में साहित्यिक रचनाओं का संरक्षक है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित यह प्रदर्शन कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसकी जो टैग लाइन है वो क्या है प्रभा खेतान फाउंडेशन की? तो अपनी भाषा अपने लोग, ये इसकी टैग लाइन है। तो ध्यान रखना है, हाल ही में अगर पूछा जाता है कि कलम वेबसाइट ये किसने लॉन्च की है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसे लॉन्च किया है। और जो कलम वेबसाइट है ये प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की कि अगली जनगणना ई जनगणना होगी? तो ये घोषणा की है गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की और उन्होंने कहा कि अगली जो जनगणना है वो ई जनगणना होगी जो 100% सटीक होगी। दरअसल दोस्तों जो पिछली जनगणना है वो 2011 में हुई थी और जनगणना का जो नियम है वो हर 10 साल में होने का है, लेकिन 2020 में कोविड की वजह से जो जनगणना है वो नहीं शुरू हो पाई। इसी वजह से जो अगली जनगणना है ये ई जनगणना होगी। अगली ई जनगणना अगले 25 वर्षों की नीतियों को भी आकार देगी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार ये सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च होगा और इस पर सबसे पहले सभी विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब जो देश में जनगणना होगी वो ई जनगणना होगी और इसके तहत एक सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? मैं और मेरा परिवार, जिसके तहत जो है सारे विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम आपको ध्यान रखना है, मैं और मेरा परिवार। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगली जो जनगणना होगी वो ई जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है, 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यून सुक योल। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये बने हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में यून सुक योल ने 10 मई को शपथ ली। साथ ही मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? तो यून सुक योल जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम भी ध्यान रखना है, किम जोंग उन जो है उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और ये जो यून सुक योल है ये 13वें राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 50%। केंद्र सरकार ने जो है 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है। सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने जो है वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? तो ये जो शुभारंभ किया गया ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। लाडली लक्ष्मी योजना एक व्यापक योजना है जो एक लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। और दोस्तों ये जो योजना है इसके तहत क्या है, इसके तहत जो बालिका हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके साथ ही उसकी जन्म से लेकर के उसकी शादी तक जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है लाडली लक्ष्मी योजना। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर्स के। तो पहली बार बाल बजट जो है ये कहां पर पेश किया गया, तो ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश में ये पेश किया गया। भारत का पहला भू पार्क ये कहां पर जो है स्थापित किया गया, तो ये है जबलपुर लम्हेटा गांव। ठीक, जबलपुर लम्हेटा गांव में जो है भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी है एमपी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर स्थापित हुआ, तो दोस्तों ये स्थापित हुआ है भोपाल में। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये जो है स्थापित हुआ कहां पर, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ये किया गया है भोपाल। ध्यान रखना है ये भी भोपाल में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कहां से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। अंकुर योजना ये भी संबंधित है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से संबंधित ये सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे मुख्यमंत्री पद के, तो उनमें से किस किस को मुख्यमंत्री किस राज्य का बनाया गया है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ध्यान रखना है योगी आदित्यनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने, तो ध्यान रखना है एन बीरेन सिंह जो है ये मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने, तो ध्यान रखना है पंजाब के बने हैं भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से बनाए गए हैं भगवंत मान। और गोवा के कौन बने हैं, तो ध्यान रखना है प्रमोद सावंत जो है ये गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये 5 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 11 मई को। हर साल भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों एवं महत्व को भी याद करता है। दरअसल दोस्तों 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस वजह से क्योंकि 11 मई 1998 देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और दोस्तों ये दूसरी बार था जब देश में परमाणु परीक्षण किया गया। पहला परमाणु परीक्षण देश में कब किया गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और दूसरी बार किया गया था 11 मई 1998 को। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, इसी वजह से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों साल 2022 की थीम क्या रही इसकी, तो ध्यान रखना है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 की थीम रही। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है।
तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के समेकित शुद्ध लाभ में 22.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिलायंस ने खुदरा, डिजिटल सेवाओं और तेल और गैस कारोबार में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये देश की ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो कि 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज किया है। ठीक, तो ध्यान रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये थे 12 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना किस देश में शुरू हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, हमारे देश भारत में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर ए है कामी रीता शेरपा, बी है जिनोक सिवला, सी है प्रियंका मोहिते और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।